वेल हिस्टोरिकल सीरीज फॉर नेपाल। फाइनली नेपाल ए के जो सेटबैक्स आ रहे थे वो खत्म हो गए। नेपाल ए ने इस सीरीज में डोमिनेट करके विक्ट्री हासिल की है। और जिस तरह से आज का मैच हुआ, जहां पर आप कहीं पर भी आप कह सकते हो कि एक भी फुट गलत जगह नहीं पड़ा, ऐसा लगा कि सब कुछ एकदम प्रॉपर प्लानिंग के साथ जब चीजें होती है ना, चाहे आप बैटिंग की बात करो या आप बॉलिंग की बात करो, सब कुछ ऐसा लगा कि यार एकदम प्रॉपर फाइनल मैच जो होता है कि 5 मैच की सीरीज है, 2-2 होकर आगे बढ़ी है और उसके बाद एक फाइनल मैच जहां पर जो बेहतरीन खेलेगा वो इस मैच को जीत जाएगा। और यहां पर ऐसा हुआ बिल्कुल वन साइडेड काइंड ऑफ विक्ट्री, बिकॉज पहले ही आपने बोर्ड पर एक बड़ा सा टोटल लगा दिया था और फिर उसके बाद बड़े इत्मीनान से आपने उस टोटल को डिफेंड कर लिया। सो यस, नेपाल ए की टीम काफी ज्यादा खुश होगी। पहली बात, ये एक स्ट्रॉन्ग टीम थी। जब टीम आई थी हमने उसी टाइम बात करी थी कि भाई एक स्ट्रॉन्ग टीम है और कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो टीम ए मेन टीम ए से मेन टीम में जगह बनाने के लिए खेल रहे हैं। मौके मिले, जैसे अनिल को मौका मिला, उतना कुछ खास नहीं कर पाए कि आप यहां से अनिल को वहां भेजने का सोचो, लेकिन कुछ प्लेयर्स जरूर रहे जिन्होंने काफी अच्छा करा। सबसे पहले आपको बता दूं कि नेपाल ए की ओवरसीज में ये पहली विक्ट्री है। इससे पहले आयरलैंड ए के सामने थोड़े परेशान हुए थे, इससे पहले कनाडा के सामने मौके मिले थे, लेकिन ओवरसीज में जाकर के, ओवरसीज मतलब फॉरेन कंडीशन में जाकर के आपको विक्ट्री नहीं मिली थी। बट यस, ये सब कुछ हुआ है संदीप जोरा की कंसिस्टेंसी की वजह से, बिकॉज संदीप का एक बहुत क्रूशल रोल रहा था। देखो, संदीप के अंदर टैलेंट है, संदीप ने पहले भी खेला है, प्रूव किया है, लेकिन जो बहुत कॉमन सी चीज नेपाल के प्लेयर्स में है वो रहती है कंसिस्टेंसी ना होना, इनकंसिस्टेंट होना। और ये आप किसी भी प्लेयर को उठाकर देख लो, चाहे आप कुशल भुटेल को देख लो जो कि नेपाल के वन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हो, इस टाइम पर आप बेस्ट कह सकते हो, उनमें भी ये चीज है, कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। 1-2 मैच में रन आए, 4-5 मैच में रन नहीं आए। आप चाहे आसिफ को देख लो, एक आध मैच में रन आए फिर रन नहीं आए, ओडीआई इनिंग आई, टी20, मतलब वो एक जो कंसिस्टेंसी होती है ना एक पूरी सीरीज में परफॉर्म करना, वो संदीप जोरा ने करके दिखाया है। और फैंस इस बात से काफी खुश हैं कि यार यहां से अगर कोई प्लेयर आगे जा सकता है तो संदीप उसमें एक बहुत बड़ा नाम है। दूसरा नाम है आदिल। आदिल को मौके मिले बहुत सारे। दो आदिल के बारे में आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आदिल के ऊपर भी प्रेशर होगा। इतना बड़ा उनके ऊपर जो एलिगेशन जो भी पास्ट में हुआ, इतने सारे से वो निकल कर आए, उसके बाद अब उनको परफॉर्म करना था, प्रूव करना था कि भाई मैं आउट ऑफ द बॉक्स हूं। जो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, जो फैंस मुझसे एक्सपेक्टेशन लेकर बैठे हुए, वो मेरे पास है। और उन्होंने हर मैच में आकर प्रूव किया, चाहे 10 बॉल खेले हो या 5 बॉल खेले हो या 15 बॉल खेले हो या 20 बॉल, हर मैच में जितनी बॉल उन्होंने खेली वो डिफरेंस क्रिएट करके दिया। जो हम फिनिशर के बारे में कहते हैं कि यार ऐसा होना कि टीम का स्कोर 180 लग रहा हो, वो आकर के उसको 220 कर दे, वो काम करके दिया। आज भी देखिए, आज भी ऐसा लग रहा था कि स्कोर जो है वो 180 के आसपास रुक सकता है। आपको मैं छोटी छोटी डिटेल से बताऊंगा किस तरह से कहां तक रुक सकता था, लेकिन उसके बाद आकर के आदिल ने कहानी को पलटा। सबसे पहले आप मैच जब शुरू होता है, ईशान पांडे वाज अमेजिंग। हाँ, एक और नाम विवेक वाज आल्सो गुड। हालांकि पिछले मैच में मौका नहीं मिला, इस मैच में बहुत ज्यादा विवेक दिखे नहीं, बट स्टिल उन्होंने ये तो बता दिया है कि भाई एक क्रूशल प्लेयर है जिसको आप आगे जाकर के देख सकते हो और एनपीएल में आप कुछ बेहतरीन करते हुए विवेक को हम श्योर के देखोगे। सबसे पहले आज देखो, ईशान पांडे वाज अमेजिंग। एक प्रॉपर स्टार्ट जो टीम को मिलनी चाहिए वो मिली। पहली विकेट आपकी गिरती है 4.4 ओवर में, जहां पर टीम ऑलरेडी लगभग 10 रन पर ओवर चल रही थी। 42 स्कोर लग चुका था, एक विकेट पहली गिरती है और ईशान अपना काम कर चुके थे। 32 रन 19 बॉल में। आप टी20 में यही चाहते हो कि भाई अगर कुछ नहीं तो कम से कम आप लगभग 160 170 के स्ट्राइक रेट से खेलो और वहां तक हमें पहुंचा दो। अगर उससे ऊपर खेल सकते हो उससे ऊपर खेलकर पहुंचा दो, लेकिन उसके जस्ट थोड़ी देर बाद दूसरी विकेट भी गिर जाती है। सो दोनों ओपनर आउट हो जाते हैं। दोनों ओपनर के आउट होने के बाद अब जिम्मेदारी आती है शुभ कंसाकर और संदीप जोरा के ऊपर। देखो, जब भी ओपनर्स आउट होते हैं ना, जो अगला प्लेयर होता है, काफी बार हम कहते हैं ना विद वन कम्स टू, कि भाई एक गिरी दूसरी भी गिर जाएगी। वही हुआ, एक विकेट गिरी तुरंत दूसरी गिर गई। लेकिन उसके बाद इन दोनों ने, खासकर कंसाकर और संदीप ने काफी अच्छा खेला। और संदीप ने यार पूरे ही टूर्नामेंट में अच्छा खेला है। वो आते हैं, रुकते हैं, थोड़ा सा अपना टाइम लेते हैं और फिर उसको स्कोर करना शुरू कर देते हैं। और मिडिल ओवर्स में यही चाहिए होता है। ठीक है, वो कुछ दिन होते हैं जहां पर आपके पूरे के पूरे टाइम रन बन रहे होते हैं। हालांकि आपको ऐसा लगा होगा कि ये थोड़ा सा रुके, लेकिन ये रुके भी नहीं, ये चलते रहे। आप सोचो कि अगली विकेट जब गिरती है 12.3 ओवर में, तो 44 फॉर 2 था 6 ओवर में, मतलब पावर प्ले में जो स्कोर था वो 44 फॉर 2 था। उसके अगले 7 ओवर्स में, 7 ओवर बाद विकेट गिरती है और आप 44 से 130 पहुंच जाते हो। मतलब 96 रन आप 7 ओवर में ऐड कर देते हो, जो कि आपको लगा नहीं कि उतनी तेज चल रही है पारी। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टार्ट स्लो किया और फिर उसका तो धड़ करे और बहुत टाइम भी नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम ले लिया। आप देखो, जब विकेट गिरी शुभ कंसाकर की, उस टाइम पर कंसाकर का स्कोर था 26 बॉल में 41 रन। उसी टाइम पर संदीप का स्कोर था 26 बॉल में 41 रन। एकदम आइडेंटिकल, सेम दोनों चल रहे थे। तो दोनों ने जो साथ में जो पार्टनरशिप वहां पर आई है ना, दैट पार्टनरशिप हेल्प अ लॉट। वहां पर आप एक अच्छी सिचुएशन में पहुंच गए और अब जो था, अब सिंपल कहानी थी कि भाई यहां से अच्छा फिनिश मिल जाए, बिकॉज संदीप भी फिर उसके बाद 64 पर आउट आते हैं। अब आपको यहां चाहिए कि अच्छा फिनिश मिल जाए। 16 ओवर में स्कोर 149 था।
150 अगर 16 ओवर 149, एक रन ज्यादा ही बता रहा हूं मैं, 150 अगर स्कोर लेट से कि रहता है 16 ओवर में किसी भी टीम का, तो आप क्या इमेजिन करके चलोगे अगले 4 ओवर में यार 40 रन और बन जाए ना, टीम 190 तक पहुंच जाएगी। सो 35-40 रन बन जाए, 190 गुड टोटल। लेकिन उसके बाद आकर के जब आदिल आते हैं वो वहां से इनिंग को और पलट देते हैं। 17th ओवर में रन आए। अच्छी बात ये रही कि आपने बशीर को, आप बशीर आए रुके, लेकिन फिर लगा कि यार बशीर से बेहतर होगा कि यहां पर आदिल रहे। बशीर चले गए, आदिल आए। आदिल ने आकर के कहानी जो है वो जितनी जितनी देर के लिए आए उन्होंने वहां कहानी पलटी। आप 16th ओवर के बाद भी अगर देखोगे तो मैच वाज गुड। वहां पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग वहां पर संदीप खेल रहे थे उस टाइम पर, तो उस ओवर में 18 रन आते हैं। 17th ओवर में 18 रन आते हैं और फिर उसके बाद लास्ट के 2-3 ओवर जितने भी जहां पर आदिल खड़े रहे उन्होंने आकर के कहानी जो पूरी तरह से बदल दी। 16 में 149 था, 20 ओवर में 208 चला गया। मतलब आप देखो आखिरी के 4 ओवर में लगभग लगभग 60 रन आ गए। एंड दिस इज वेरी गुड भाई। आप आखिरी के 4 ओवर में अगर आपका फिनिशर है, यही तो मेन टीम चाहती है ना। जब आप मेन टीम को खेलता हो देखते हो, आप क्या चाहते हो? पहला आप ये चाहते हो कि भाई पावर प्ले में रन अच्छे आ जाए। ठीक है, 1-2 विकेट गिरे, 10 ओवर में 80 रन बोर्ड पर लगे हुए थे। इट्स अ गुड थिंग कि भाई 10 ओवर में 80 रन बोर्ड पर लग गए। 13 ओवर के आसपास में अगर आपका स्कोर 130 के आसपास चल रहा होता है, 2-3 विकेट गिरी भी होती है, आप रिलैक्स होते हो कि भाई ठीक ठाक स्कोर बोर्ड पर लगा हुआ है, 10 के आसपास स्कोर चल रहा है, हमारे पास फिनिशर है। तो इस टीम ने आपको अच्छा स्टार्ट करके दिया, पावर प्ले में रन्स करके दिए। जब इनफैक्ट विकेट गिरी थी ईशान पांडे की, उस टाइम पर ईशान पांडे 32 पर थे और अनिल सिर्फ 10 रन पर थे। तो एक एंड से आदमी मार रहा था, प्रेशर नहीं आ रहा था। ऑपोजिशन की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल ये है कि आपको जो एक रोड मैप होता है ना T20 का, वो आपको देखने को मिला कि भैया पावर प्ले अच्छा हुआ, 2 प्लेयर आए, जब दोनों ओपनर चले गए, 2 प्लेयर आए, दोनों ने रुक करके अच्छी पारी खेली। उसके बाद जो बचा कुचा काम था वो काम आदिल करके चले गए और आखिरी के 4 ओवर में 60 रन बोर्ड पर लगना, दैट वाज अ वेरी वेरी गुड थिंग। एक बात आपको आदिल के बारे में समझनी पड़ेगी कि आदिल आखिरी के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन आदिल को आप ये नहीं चाहोगे कि भाई वो आप कभी कभी होता है ना, काफी बार एक्साइटेड होकर आदमी कहता है कि यार आदिल को ना आप 8 ओवर और खेलने दो, 9 ओवर और खेलने दो। नहीं नहीं नहीं, आदिल को अगर आप बीच में भेज दोगे ना मिडिल ओवर्स में, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि वो ऑपोजिशन जो है उनको फंसा लेगा, उनको 1-2 बॉल कराएगा, बोलेगा ठीक है तुम छक्का मारो। आपको क्रिकेट में ये बात समझनी पड़ेगी, कभी कभी बॉलर जानबूझकर सिक्स खाता है कि चलो ठीक है। आपने एमएस धोनी कभी विकेट कीपिंग के पीछे सुना होगा बोलते हुए कुलदीप को या किसी को कि एक छक्का खा के दिखा। क्यों कहते हैं वो कि एक छक्का खा के दिया? क्योंकि वो चाहते हैं कि ठीक है तुम आज डालो स्लॉट में एक बॉल, मारने दो उसको एक। बिकॉज जब बैट्समैन सिक्स मारता है ना, तो वो एकदम भर जाता है कॉन्फिडेंस से कि यार मार दिया है। अगर कोई बैट्समैन होता है सन की, तो वो क्या करता है, एक मारने के बाद 2 मारेगा कि और मारूंगा मैं। वहां पर विकेट्स के चांसेस होते हैं और T20 में ये काम बॉलर्स अक्सर करते हैं कि इसको एक बॉल दो हल्की सी ताकि ये मार सके, दूसरी अगर जा रहे हो तो दूसरी भी दो, 2 छक्का खाओ फिर आउट हो जाओ। क्या दिक्कत जा रही, 12 रन पड़े और तो कुछ नहीं हुआ, मेन प्लेयर आउट हो गया। वही अगर लास्ट में आता तो बवाल करता। तो हो सकता है कि आदिल को आप मिडिल ओवर्स में देखो ही ना, या हो सकता है कि वो अगर अपनी गेम को और इंप्रूव करें तो थोड़ा और लंबा खेले। लेकिन इस टाइम पर आदिल का जो गेम है वो आखिरी के 4-5 ओवर का है और वो काफी ज्यादा क्रूशियल रहता है उनके बैटिंग पर्सपेक्टिव से। तो बोर्ड पर अच्छा टोटल लग गया। उसके बाद एक चीज और जो मैं नहीं चाहता हूं कि आदिल को लेकर बहुत ज्यादा, आदिल को आप बैटिंग ऑलराउंडर की तरह ट्रीट करो, ना कि उनको हर बार 4 ओवर का स्पेल कंप्लीट कराने का सोचो। आदिल एज अ बॉलर इज ओके इश, ही इज नॉट एक्सट्रीमली गुड। हाँ, वो आपको आकर के विकेट्स दिला देते हैं, अच्छी बात है। पहले भी आए थे उन्होंने विकेट दिलाई, इनफैक्ट पहली बॉल जुड़ाई थी सालों बाद, उसमें उनको विकेट मिली थी। अब यहां पर आकर के भी उनको विकेट मिल गई, लेकिन वो रन्स कंसीड कर देंगे बिकॉज उनके पास अभी बॉलिंग स्किल्स में बहुत सारी चीजें हैं जो जो आप देखते हो इस तरह। आप देखो एंड्रू रसल की अगर बात करोगे, एंड्रू रसल इज अटैकिंग बैट्समैन, पावरफुल बैट्समैन, बॉलर अ गुड बॉलर, अ डिसेंट बॉलर। ठीक है, तो वही आदिल है, अ डिसेंट बॉलर बट अ वेरी गुड फिनिशर। तो आपको इसको लेकर चलना पड़ेगा। हर बार ड्रेरस को 4 ओवर नहीं कराना होता है। ड्रेरस कभी बीच में आके 1-2 ओवर कर लेते हैं, किस दिन अच्छा पड़ रहा है, अच्छी बॉल गिर रही है एकदम अच्छे मोमेंटम में, तो 4 ओवर करा दिए। ये चीज आदिल को लेकर के कप्तान को समझनी पड़ेगी कि आदिल को गेंदबाजी में कहां कहां पर यूज करना है। खैर, गेंदबाजी अगर बात करें, इट वाज अ कंप्लीट परफॉर्मेंस बाय इंटायर बॉलर। आप चाहे आकाश की बात करो, आकाश को लेकर ये थोड़ा रन कंसीड कर देते हैं बट विकेट लेकर आपको देते हैं वो। सो यस, आकाश की अगर आप बात करो, उन्होंने विकेट लेकर दिया। बशीर की बात करो, उन्होंने विकेट लेकर दिया। पवन सराफ की बात करो, उनको 2-2 विकेट मिला। आदिल हो गए। अच्छा, शेर मल्ला के बारे में अगर आप बात करोगे, शेर मल्ला जो आपका मिस्ट्री स्पिनर है, उसको लेकर के एक चीज है कि हो सकता है आपके दिमाग में ये बात आए कि यार अपनी टीम में ना कोई मिस्ट्री स्पिनर नहीं है। आप संदीप की तरफ देखते हो, आप ललित की तरफ देखते हो, तो आपके पास मेन स्ट्रीम वाले स्पिनर्स हैं कि लेग स्पिनर है, ऑफ स्पिनर है, ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, लेकिन आप ये नहीं देखते हो कि आपके पास कोई मिस्ट्री है। तो आप सोचो यार शेर मला को ना टीम में मिल आना चाहिए। देखो, मिस्ट्री स्पिनर का एक पंगा जरूर होता है कि जब वो उसकी जो बॉल जो होल्ड करता है वो एकदम दूसरी तरह से होल्ड करता है। ठीक है, आप वरुण चक्रवर्ती को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो वो टिपिकल ये बॉल नहीं डालते, वो इस यहां से बॉल को खेलते हैं, इससे खेलते हैं बॉल। कभी वो यहां रोल करेंगे, कभी वो यहां रोल करेंगे, तो उसके लिए ना ग्रिप बहुत मुश्किल होती है। आप कभी कोशिश करना मिस्टर स्पिन डालने की कि सामने वाले को पता ना चले और एक तरह से हाथ में ही आप 2-3 तरह से बॉल को घुमा रहे हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट।
और उसमें क्या होता है, आप देखोगे शेरमला का भी फुल टॉस डाल देंगे, आप देखना शेरमला का भी बॉल बहुत पीछे उनकी गिर जाती है। तो मिस्ट्री में ये दिक्कत होती है कि अगर आप 100% उस पर मास्टरी नहीं की आपने, तो आपको शुरू में दिक्कत होती है, और हो सकता है करते 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 जिस बॉल में उनको बहुत कॉन्फिडेंस हो वो बॉल बहुत अच्छी गिर रही है, जिस पर बहुत कॉन्फिडेंस ना हो वो करते करते उसको इंप्रूव कर ले। बट एट दिस मोमेंट शेरमला इज गुड, लेकिन उनको टीम में आने के लिए और ज्यादा बेहतर करना पड़ेगा। तो स्पिन डिपार्टमेंट में तो भाई कंपटीशन बहुत तगड़ा है, तो इतनी आसानी से आपको जगह नहीं मिल सकती है। स्पिन डिपार्टमेंट में आपको अगर जगह चाहिए तो आपको कुछ नेक्स्ट लेवल करना पड़ेगा, जैसा संदीप ने एक टाइम पर किया था। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे इस टीम की बैटिंग जो है वो काफी अच्छी है, और इस टीम के बैट्समैन जो है उन्होंने हर मैच में प्रूव करके दिया है कि भाई किस तरह से अच्छी क्रिकेट खेलनी है, क्या तरीका है अच्छी क्रिकेट खेलने का, और वो उसका हमें रिजल्ट मिल रहा है। इवेंचुअली आपने इस सीरीज को 3-2 पर सीरीज को खत्म किया। सो गुड टू सी, ओवरसीज आए, मैचेस खेले, प्रूव किया, और हम उम्मीद करेंगे कि इसके बाद यहां से और कुछ बेहतर। अब देखना बस यहां से ये है कि भाई खत्म हो गया, ये सीरीज खत्म हो गई, नेपाल मेन टीम की सीरीज खत्म हो गई। अब इसके बाद क्या यहां से स्ट्रेट लॉ कुछ प्लेयर्स को पिक करने का सोचेंगे कि भाई इसने अच्छा किया, संदीप जोरा ने पूरे इंटायर सीरीज में कंसिस्टेंट परफॉर्म करा है, हमें एक कंसिस्टेंट बैट्समैन चाहिए, और ये अच्छा है, ये खेल भी चुका है, ही अंडरस्टैंड्स, इसको हम टीम में ले सकते हैं। क्या ये होगा? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। आदिल, क्या आदिल को 5 मैच के बेसिस पर अब उनको लेकर के सेटिस्फैक्शन आ गया है कोच के अंदर या कप्तान के अंदर कि यार ये तो बंदा बढ़िया है, ये तो टीम में चाहिए ही चाहिए, या फिर अभी आप उसको और देखना चाहोगे कि नहीं यार अभी ठीक है बट अभी हम उसको वेस्ट इंडीज के खिलाफ नहीं खिलाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है कि भाई आप वेस्ट इंडीज सामने ले जाओगे नहीं ले जाओगे, बिकॉज आसाम वेस्ट इंडीज बहुत फर्क है, आसाम के बॉलर्स में और वेस्ट इंडीज के बॉलर्स में आसमान जमीन का फर्क है, इससे आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। वो मैं इसलिए कह रहा हूं, और खास करके मैं आदिल के बारे में इसलिए कह रहा हूं बिकॉज आदिल जैसे बहुत सारे प्लेयर वेस्ट इंडीज में हैं, तो उनको पता है कि जो पावर हिटर्स होते हैं उनकी कमजोरी क्या होती है, उनको पता है कि जो पावर हिटर्स होते हैं उनको कैसे आउट किया जाता है, 1-2 सिक्स पड़वा करके उनसे कैसे उनकी विकेट ली जाती है, या फिर क्या आयरी के साथ आदिल को भेजने का सोचा जाएगा? खैर ये एक बड़ा सवाल है, इसको हम कुछ दिन में और समझेंगे, देखेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। लेकिन इस टाइम पर अ वेरी गुड सीरीज फॉर नेपाल ए टीम, इंटायर नेपाल मस्ट बी हैप्पी, क्योंकि आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आया और मेहनत के बाद सामने आया, ऐसे इजी विन नहीं मिली है, यू हैव फॉट फॉर इट, और आपको इवेंचुअली इस सीरीज का अंजाम मिला। अब जो सीरीज का मेन मोटो था प्लेयर्स को मेन टीम में डालना, क्या वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा आपके हिसाब से बताओ, और कौन वो 2-3 प्लेयर होंगे जो आपको लगता है कि 15 में आ सकते हैं? मुझे उनका नाम अपने कमेंट्स में जरूर बताना। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।